5G बहू। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था। और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चों को लेकर। आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। वो क्या है ना, अमित ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे तो वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा, लगता है नौकरी काफी मुश्किल है अमित की। अरे नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है प्राइवेट नौकरी में इतना काम करना पड़ता है कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा, तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफिस में जाओ, वहां पर अपनी एंट्री डालो, उसके बाद दिन भर सिस्टम पर बैठकर काम करो। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आप अपनी नजर इधर की उधर नहीं कर सकते। उसके बाद दिन भर बॉस की चिक चिक सुनो, वो अलग से। यही सब होता है, मुझे ना सब पता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। थोड़ी देर बाद, अब देखिए सुमित्रा भाभी, इतने दिनों के बाद आई हैं आप, खाना खाकर ही जाना, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे बुआ जी, खाने में क्या बनाया है? वो क्या है ना बेटा, आज तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना नहीं आता। सोचा जब अमित आएगा तो उसी को बोल दूंगी। अरे मुझे आता है ना, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी, सब पता है मुझे। क्या बात है बहू, क्या घर में भी खाना रोज बाहर से ऑर्डर करती हो? अरे नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना सब पता है। कोई बात नहीं अमृता, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे क्या बात है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई ऑफर नहीं चल रहा है, वरना काफी पैसे बच जाते हैं। कैसी बात करते हैं अमित, मैं कह रही हूँ ना मुझे सब पता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी वाला मालूम है, जहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो उस पर 50-70% ऑफर मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता, हमारी बहू को पता होता है। एक काम कर, तू उसी को ऑर्डर करने दे। क्या बात है अमृता बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ जानती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो, बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बहू, सब कुछ जानती है। क्या बात है, बहू के आने के बाद तो औरतें दुखी हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, हमारे साथ बैठेगी, बातें करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी अमृता को बाहर बुलाती हैं और उसके बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या बताऊं, कुछ दिनों से घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। आंटी जी, आप योगा करिए, योगा और साथ में ना काले तिल खाया करिए, आपके घुटनों का दर्द भाग जाएगा। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बेटा? अरे मेरे भी घुटनों में दर्द होने लगा था, मैंने योगा किया और काले तिल के साथ गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाए, एकदम ठीक हो गए हैं मेरे पैर। अमृता, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी कम उम्र में तुम्हारे पैरों में दर्द कैसे हो सकता है?
अरे मम्मी जी सच कह रही हूँ, एक बार अगर कोई ये नुस्खा अपना लेना बस मजा आ जाए। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं ये करके देखती हूँ। मुझे सब पता है आंटी जी, ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए तो बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बताती किसी को। कुछ दिनों के बाद अमित अमृता को अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ले जाता है। क्या यार, क्या जिंदगी हो गई है। सारा दिन ऑफिस का काम करते रहो, अपनी हेल्थ पर तो ध्यान ही नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते अपनी हेल्थ पर ध्यान, सब दे सकते हैं। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है भाभी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? अरे आजकल ना एक से एक एप्लीकेशन है मार्केट में, और जानते उसमें कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी बताते हैं जिन्हें आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे, मेरा मतलब लैपटॉप पर काम करते करते भी कर सकते हैं। अमृता, ऐसी एक्सरसाइज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें कैसे मालूम? अरे मुझे सब पता है, हर चीज की खबर रखती हूँ मैं, जानते हैं ना आप। लेकिन ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है भाभी? एक मिनट, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाती हूँ। अरे वाकई में भाभी तो सही कह रही हैं। देखो यार, इस पे कितनी अच्छी एक्सरसाइज दिखाई गई है। अपनी चेयर पर बैठे बैठे एक्सरसाइज भी कर लो, काम भी और हेल्थ भी। वाह भाभी वाह, मजा आ गया। लेकिन अमृता, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अब मेरे साथ जो चीज हो चुकी है उसके बारे में तो मुझे पता होगा ही ना अमित। मतलब तुम कब ऑफिस में काम करने गई जो तुमने ऑफिस करते करते एक्सरसाइज की? मैं जो किचन में काम करती हूँ अमित, घर के काम, वो किसी ऑफिस के काम से काम है क्या? बस मैं भी वो सब करते करते इनमें से कुछ एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। सही है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ दिनों के बाद, ये क्या है, एक दोस्त ने मेरे साथ एक मजाक किया है लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, तो अमृता से पूछ लेना, उसके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। ठीक कहती है मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। लेकिन अमृता, ये थोड़ा मुश्किल है, सोच लो। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, दुनिया की कोई भी पहेली हो मैं चुटकी में सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे दोस्त ने मुझे एक खाली पेपर दिया है और कहा है कि इस पर उसने मेरे लिए कुछ मैसेज लिखा है। अब एक बात बताओ यार, खाली पेपर पर, आई मीन जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसे मैं कैसे पढ़कर बताऊं? अरे बस इतनी सी बात, इसे तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी अमित। लेकिन कैसे बहू, इस पेपर पर तो वाकई में कुछ नहीं लिखा हुआ, एकदम खाली पेपर है, कैसे, क्या पढ़ोगी तुम? अमित, एक छोटा सा काम करो, जल्दी से एक मोमबत्ती लेकर आओ। अरे बहू, पेपर में आग लगाने का इरादा है क्या? नहीं मम्मी जी, इस पेपर पर अमित के दोस्त का लिखा हुआ मैसेज पढ़ने का इरादा है। अमित कैंडल लेकर आता है। अब ना बस इस पेपर को धीरे धीरे कैंडल के ऊपर घुमाते रहो, देखना 2 ही मिनट में मैसेज आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ। 2 मिनट के बाद, अरे वाकई में इस पर तो अक्षर बनने लगे, लेकिन ये हुआ कैसे? और अमृता, तुम्हें कैसे पता? बहुत सिंपल है मम्मी जी, अमित के दोस्त ने नींबू के रस से मैसेज लिखकर उसे सुखा दिया। आप अगर मैसेज पढ़ना हो ना तो पेपर को आग के सामने ले जाओ और लेटर्स अपने आप उभर कर आ जाते हैं। वाह बहू, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे मम्मी जी, जब मैं छोटी थी ना तो अपनी सहेलियों के साथ ऐसे ही गेम खेला करती थी। ये तो मेरे साथ कितनी बार हो चुका है, मुझे सब पता है। थैंक यू यार अमृता, तुम्हारी वजह से हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम सब कुछ बता देती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी को अमृता के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है और सुमित्रा जी अमृता को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती है। देखिए सुमित्रा जी, आपकी बहू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनको आयरन वाली डाइट खाने की बहुत जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए मैं अपनी बहू को क्या क्या खिलाऊं ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे और आने वाले बच्चे की भी। अरे मम्मी जी, इसमें डॉक्टर से पूछने की क्या जरूरत है, किशमिश है, अनार है, पालक है, ये सब खाना चाहिए, आयरन का लेवल बिल्कुल बराबर रहता है। अरे वाह, आपकी बहू तो सब कुछ पहले से ही जानती है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
देखो, आयरन के साथ तुम्हें कैल्शियम भी खाना होगा। जानती हूँ मैं, अगर आयरन की खाली सप्लीमेंट लेते हैं और कैल्शियम नहीं लेते तो बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सब पता है मुझे। बहू, ये भी मालूम है? हाँ मम्मी जी, आप तो जानती है ना, मुझे सब पता है। आपकी बहू की बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसी बहुत कम लड़कियां मिलती हैं जिन्हें इतनी नॉलेज होती है, सारे सवालों के जवाब देती है। और हमारे इंडिया में तो वैसे भी हालात बहुत खराब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। बहुत ख्याल रखती हूँ मैं हर चीज़ का। और जानती हैं आप, हमारे घर में तो किसी को किसी चीज़ के बारे में गूगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक कह रही है अमृता। अरे कुछ भी पूछ लो, इसे सब पता होता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी कमाल की लड़की हो। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वैसे क्या चाहिए तुम्हें, बेटा या बेटी? अरे डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, बस बच्चा अच्छे से हो जाना चाहिए। मुझे तो दोनों में से किसी से कोई भी परेशानी नहीं। और सुमित्रा जी, आप? डॉक्टर मैडम, मुझे तो लड़के और लड़की में कभी भेद करने की आदत ही नहीं है। पोता आए या पोती, मेरे लिए तो दोनों एक बराबर है। सुनकर अच्छा लगा। वैसे आप जानती हैं, हमारे यहाँ पर तो लोगों को बड़ी बेचैनी रहती है ये जानने की कि पेट में लड़का है या लड़की, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। हाँ, वहाँ पर तो सब कुछ पहले से ही बता देते हैं ना। ये भी कोई बात हुई भला? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वहां पर सब कुछ पहले ही बता देते हैं? अच्छा, हाँ, तुम तो सब कुछ पहले से ही जानती हो ना। तुम्हारे साथ तो सब कुछ पहले से ही हो चुका होता है। नहीं मम्मी जी, ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकती। अमृता की बात सुनकर सुमित्रा और डॉक्टर दोनों हंसने लगते हैं। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने, हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है।
सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विक्की के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विक्की भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विक्की कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विक्की बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विक्की दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विक्की प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विक्की कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विक्की मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विक्की प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है
मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है।